गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो cDNA है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसका निर्माण कैसे होता है। और देखिए cDNA के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे थे जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी ये क्या है? देखिए जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब यही होता है कि जब किसी भी जीव का संपूर्ण जीनोम, किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम, ठीक है, जीनोम को हम क्या कहते हैं? संजीन कहते हैं। ठीक है, संजीन के क्लोनिंग, जो भी क्लोनिंग खंड है, क्लोन खंड है, क्लोन्ड खंडों का संग्रह क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो ये या कहलाती है। किसी भी जीव का संपूर्ण जीनोम, फिर उस जीनोम का आगे क्लोन बनाए जाते हैं और उन क्लोन खंडों का संग्रह क्या कहलाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जीनोम क्या है, इसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो जीनोम हम क्या कहते हैं? किसी भी जीव का अगुणित डीएनए समुच्चय, उसका क्या कहलाता है? किसी भी जीव का अगुणित डीएनए समुच्चय, ठीक है, यानी संपूर्ण डीएनए जो है अगुणित समुच्चय, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, जीनोम कहलाता है। ठीक है, जीनोम की परिभाषा ये होगी, किसी भी जीव का जो अगुणित डीएनए समुच्चय है उसको हम कहते हैं जीनोम। और जीन लाइब्रेरी का निर्माण एक कोशिका से उसका संपूर्ण डीएनए निकालकर किया जाता है। ठीक है, यानी जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी का निर्माण किसी भी कोशिका का संपूर्ण डीएनए निकालकर किया जाता है। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। सबसे पहली बात, किसी भी जीव का संपूर्ण जीनोम जब उसको हम क्लोन करते हैं तो उन खंडों का संग्रह जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। किसी भी जीव का अगुणित डीएनए समुच्चय जीनोम कहलाता है और जीन लाइब्रेरी का निर्माण किसी भी कोशिका का संपूर्ण डीएनए निकालकर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी में देख लेते हैं। देखिए हमें मान लो किसी भी कोशिका का, तो हम कोशिका को मान लेते हैं दाता कोशिका। ठीक है, कोई भी दाता कोशिका है, उसका संपूर्ण डीएनए, उसका संपूर्ण डीएनए, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उसके खंड बन जाते हैं, डीएनए खंड बन जाएंगे उसके। अब देखिए इन डीएनए खंडों को वाहक डीएनए में जोड़ा जाता है। तो इधर क्या है? वाहक डीएनए है। वाहक डीएनए कोई भी हो सकता है, कोई प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है। ठीक है, ये वाहक डीएनए है। तो इसको भी क्या किया जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की इस पर क्रिया होगी तो वाहक डीएनए खंड बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों खंडों को जोड़ा जाता है किसकी सहायता से? लाइगेज की सहायता से। ठीक है, लाइगेज की सहायता से इसको जोड़ देते हैं। अब जो ये जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो डीएनए प्राप्त होगा वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे इसे किसी जीवाणु कोशिका में, जीवाणु सेल में प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, इसे फिर आगे किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं
और वहाँ पर ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन करता है, और गुणन के बाद क्या बनाएगा, ये कॉलोनी बनाएगा, ठीक है, कॉलोनी बनाएगा। तो इस तरह से कॉलोनियाँ बन जाएगी डीएनए की। कॉलोनी बनने के बाद डीएनए प्रोब द्वारा उसकी पहचान की जाती है, डीएनए प्रोब द्वारा पहचान की जाएगी, ठीक है। और पहचान के बाद क्या किया जाएगा, जीन लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जीन लाइब्रेरी का निर्माण होता है। तो इस तरह से देखिए आपके सामने है, जो दाता कोशिका है उसका संपूर्ण डीएनए यानी जीनोम ले लिया गया है, और उस जीनोम को आगे किसके साथ जोड़ा जाएगा, वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जाएगा। इस तरह से लाइगेज एंजाइम द्वारा फिर सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, जिसे फिर आगे जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं, जहां पर वो मल्टीप्लिकेशन करता है, कॉलोनी बनाता है, और डीएनए प्रोब द्वारा उसकी पहचान की जाती है। अब देखिए ये आणविक प्रोब क्या होते हैं, इनको समझना जरूरी है। आणविक प्रोब जो है डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं। पहली बात तो ये, आणविक प्रोब क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं, और इनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित उसके पूरक डीएनए या आरएनए की पहचान की जाती है, ठीक है। इनकी सहायता से किसी भी जीव के पूरक डीएनए या आरएनए की पहचान की जाती है, ठीक है, इनकी पहचान की जाती है। ये आणविक प्रोब कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो डीएनए प्रोब होते हैं और दूसरे होते हैं आरएनए प्रोब, ठीक है। एक तो डीएनए प्रोब है और दूसरा क्या है, आरएनए प्रोब है। तो देखिए जो डीएनए आरएनए प्रोब है, अब अगर हमें पहचान करनी है पूरक डीएनए की तो डीएनए प्रोब की सहायता लेते हैं, और अगर हमें पहचान करनी है आरएनए प्रोब की आरएनए की, पूरक आरएनए की, तो हम आरएनए प्रोब की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा इस कॉलोनी में, और डीएनए प्रोब द्वारा उसकी पहचान कर ली जाती है, ठीक है। पूरक डीएनए को पहचानने का काम कौन करता है, आणविक प्रोब करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पूरक जीन को पहचानने का, मैं दोबारा से बता देता हूँ, पूरक जीन को पहचानने का, जीन कोई भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ठीक है। अगर आरएनए है तो आरएनए प्रोब द्वारा पहचाना जाएगा, और अगर डीएनए है तो डीएनए प्रोब द्वारा पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए है, इसलिए डीएनए प्रोब द्वारा इसको पहचान इसकी की जाती है कि पूरक डीएनए जीनोम में जो है दाता कोशिका का इस पूरक डीएनए में योगदान है या नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें पूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है उसके अंदर इसका दाता कोशिका का जीनोम है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए ही हम इस तरह के डीएनए प्रोब का उपयोग करते हैं। अब प्रोब का महत्व क्या है, देखिए प्रोब जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो अनुसंधान होते हैं, जो भी खोज कार्य होते हैं, शोध होते हैं, तो इनका उपयोग विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट डीएनए खंडों से मतलब यही होता है जो सी डीएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो एक विशिष्ट डीएनए खंड है। इसी तरह से आरएनए का अगर है कोई सूत्र जो कि पूरक के रूप में है तो वो भी विशिष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कॉलोनी में वेक्टर के साथ बाद में कॉलोनियाँ बनती है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करवाया जाता है तो वो भी क्या है, विशिष्ट डीएनए है। तो इस प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन प्रोब का इस्तेमाल कब किया जाता है, शोध कार्य हेतु विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान के लिए इनका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रोब की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान भी की जाती है। भोजन में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं
तो उन बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए भी, उन प्रदूषकों की पहचान करने के लिए भी आणविक प्रोब की सहायता ली जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जैसे मान लो इसकी पहचान करने का मतलब क्या है, जैसे दाता कोशिका क्या है, दाता कोशिका मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो कि साल्मोनेला है, ठीक है। अब ये दाता कोशिका जो है ये किसी भी जीव में या किसी जीव में रोग उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसकी पहचान करने के लिए क्या किया जाएगा कि इस दाता कोशिका यानी इस साल्मोनेला का जो डीएनए है वो बाहर निकाल लिया जाएगा, जीनोम, और फिर उसको वेक्टर की सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़कर रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया जाएगा, फिर उसकी कॉलोनियाँ बनाई जाएगी और फिर उसकी डीएनए प्रोब द्वारा पहचान कर ली जाती है, ठीक है, कि इस प्रकार का जो जीनोम है, जो भी अज्ञात कोशिका है उसका जीनोम वो किसका जीनोम है, साल्मोनेला का है या किसी अन्य कोशिका है, ठीक है, कोशिका का है। इस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। दोबारा से सुन लीजिए, जैसे कोई दाता कोशिका है उसका जो रोल है वो क्या है, किसी जीव में रोग उत्पन्न करना, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका है तो वो किसी जीव में रोग उत्पन्न करती है। अब उस रोग की पहचान कैसे की जाएगी, रोग की पहचान जो हमारे पास जो पहले से उपलब्ध आंकड़े हैं जिनमें हमने बैक्टीरियाओं का अध्ययन किया हुआ होता है कि इस बैक्टीरिया से ये रोग होता है और उनके जीनोम का भी हमारे पास समुचित ब्यौरा होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस दाता कोशिका का जीनोम निकाल लेते हैं, फिर उसका रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाते हैं और फिर उसको जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर उनकी कॉलोनियाँ तैयार करवाते हैं और जो कॉलोनियाँ प्राप्त होती है उसको डीएनए प्रोब द्वारा पहचान कर जीन लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे और उसके बाद फिर उसके साथ उसकी पहचान हो जाती है कि ये कोशिका कौन सी कोशिका है जिससे कि रोग हुआ है। इसी तरह से अपराध विज्ञान में प्रेतकता के मामले सुलझाने और पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में भी इनका उपयोग होता है। जो आणविक प्रोब है उनकी सहायता से जो पिता के साथ संबंध हैं प्रेतकता के मामले सुलझाने में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो वो इसी से रिलेटेड है। और फसल प्रजनक बीजों और पौधों की अच्छी जातियों को पहचानने में भी प्रोब का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी जातियां हैं जो उत्पादकता के मामले में अन्य जातियों से ज़्यादा अच्छी होती है तो उनकी पहचान करने का काम भी यही करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का अध्ययन आसान हो जाता है। यानी टेक्निक, ऐसी टेक्निक है जो कि क्लोन जीनों के विश्लेषण के लिए कुछ तकनीक अपनाई जाती है। क्लोन जीन्स के विश्लेषण के लिए कुछ तकनीक, ठीक है। कौन कौन सी तकनीक है? पहला तो है नंबर 1 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे हम जेल विद्युत कण संचलन भी कहते हैं, जेल विद्युत कण संचलन भी कहते हैं, ठीक है, विद्युत कण संचलन भी इसको कहा जाता है। ये क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, एक विश्लेषणात्मक विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसे डीएनए खंडों को शुद्ध करके अलग करने के काम लिया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा शुद्ध डीएनए खंडों को अलग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? डीएनए खंडों का, जो डीएनए खंडों को अलग करने का काम करता है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ऋणात्मक आवेशित डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है, ठीक है। इसमें विद्युत आवेशित यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्र के प्रभाव से ऋणात्मक
आवेशित डीएनए, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित डीएनए को उनके आकार पर अलग किया जाता है, को उनके आकार के आधार पर, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके आधार पर अलग करते हैं? आकार के आधार पर अलग किया जाता है, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह से पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में डीएनए को किस आधार पर अलग किया जाता है, तो आपको बताना है कि उनके आकार के आधार पर इसे अलग किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार की विधि हैं, इसमें दो प्रकार के क्या है, उपकरण हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर एक तो है इसमें, पहला जो है वो है एगारोज जेल, एगारोज जेल, ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें पॉली एक्रिलेमाइड जेल, पॉली एक्रिलेमाइड जेल, ठीक है। इस प्रकार से इन दो विधियों के द्वारा जो है इसको अंजाम दिया जाता है। दोबारा से सुन लीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ये दो विधियां हैं, इसमें एगारोज जेल और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल, इन दोनों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये एक विश्लेषणात्मक विधि है। इसके द्वारा शुद्ध डीएनए खंडों को अलग करते हैं, और किस आधार पर अलग करते हैं? उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि जो डीएनए खंड है उनको अलग करने का काम किस आधार पर किया जाता है? आकार के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, जो जेल अणु होते हैं, कोई भी जेल अणु है, जैसे कि एगारोज जेल है या पॉलीएक्रिलेमाइड जेल है, इनके बीच क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन जेल अणुओं के मध्य छिद्र होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं, अतः आणविक छलनी का काम करते हैं, ठीक है, आणविक छलनी का काम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? आणविक छलनी का काम करते हैं। जैसे हमें जैसे हम छलनी का प्रयोग किस तरह से करते हैं, उसी तरह से इनका हम प्रयोग करते हैं। तो डीएनए खंडों को पहले क्या किया जाता है? डीएनए खंडों को पहले अभिरंजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अभिरंजित किया जाता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। पहले इनको क्या किया जाएगा? अभिरंजित, यानी किसी कलर में इसको अभिरंजन इसका किया जाता है, और फिर इन जेल में विद्युत प्रवाह देकर प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। फिर आगे जेल में विद्युत प्रवाह द्वारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। पहले क्या करते हैं? पहले तो मान लो कि जैसे मान लो कि ये एक सतह है और ये इसमें छिद्र है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है? ये जेल है, कोई भी, जैसे एगारोज जेल है या फिर पॉलीएक्रिलेमाइड जेल है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। तो डीएनए खंडों को पहले क्या करते हैं? अभिरंजित करते हैं, और उसके बाद जेल में विद्युत प्रवाह द्वारा प्रवाहित करते हैं। तो फिर इन डीएनए खंडों को प्रवाहित किया जाता है, इसके ऊपर प्रवाहित किया जाता है। जैसे ये डीएनए खंड है, ठीक है, इस प्रकार से, क्लियर, ये डीएनए खंड है। इसके बाद देखिए, कुछ डीएनए खंड तेजी से व कुछ धीमी गति से गति करते हैं, और किस आधार पर? आकार के आधार पर। जो बड़े आकार के होते हैं वो धीमी गति करेंगे, जो छोटे आकार के होते हैं वो जल्दी गति करेंगे। तो जो बड़े आकार के हैं वो इस तरह से यहाँ पर रुक जाएंगे, छोटे आकार के बाहर निकल जाएंगे छलनी से, ठीक है, और बड़े आकार के यहाँ रुक जाएंगे, क्लियर। तो अपने आकार के आधार पर ये अलग अलग हो गए ना। तो इस तरह से देखिए, अलग अलग जगह पर, यहाँ पर और इसमें पूरे में अलग अलग जगह पर इस तरह से जो समान लंबाई के बैंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समान लंबाई के बैंड बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये बैंड बन जाएंगे। ये बैंड जो बनेंगे, इनके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बैंड जो बन जाएंगे, फिर बाद में इस जेल को अभिरंजित किया जाएगा। फिर इसको क्या किया जाएगा? अभिरंजित किया जाएगा। इस पूरे जेल को अभिरंजित किया जाएगा, ठीक है। जब इसको अभिरंजित करते हैं
तो जब अल्ट्रावायलेट प्रकाश में इसको देखा जाएगा तो जो खंड हैं, बड़े खंड, वो कैसे दिखाएंगे? यूवी प्रकाश में देखने पर बड़े खंड नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि है उसमें एगारोज जेल और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल दोनों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें छिद्र होते हैं, इनको आणविक छलने का काम करती है ये। तो डीएनए खंडों को सबसे पहले क्या करते हैं? अभिरंजित करते हैं। जिन डीएनए खंडों को अलग अलग करना है हमें, उनको पहले अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करने के बाद उनको इस जेल में प्रवाहित किया जाएगा विद्युत प्रवाह की सहायता से। ऐसे तो संभव नहीं होगा, विद्युत प्रवाह की सहायता से अब प्रवाहित किया जाएगा। तो ये प्रवाहित हो चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये डीएनए अपने आकार के आधार पर गति करते हैं। तो इस जेल पर क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे समान लंबाई के बैंड बन जाएंगे। छोटे छोटे नहीं, समान लंबाई के बैंड बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े हैं वो सारे यहीं रुक चुके हैं। तो जब ये बैंड, अब इनको हमें देखना है, ठीक है, इनकी तुलना करनी है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने के बाद जो भी शुद्ध डीएनए है उसका हमें विश्लेषण करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? जेल को पहले अभिरंजित करेंगे, फिर इसे अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखेंगे। तो जब इसे अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखते हैं तो जो ये खंड हैं, जो भी समान लंबाई के बैंड जो इसके अंदर बने हुए हैं, वो बैंड हमें किस तरह के दिखाई देते हैं? नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है उसको काम में लिया जाता है। इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि इसमें पहली बात तो ये कि ये आणविक छलनी की तरह काम करते हैं और इसमें डीएनए के शुद्ध खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। ठीक है। दूसरी जो विधि आती है उसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। ये दूसरी विधि है ब्लॉटिंग टेक्निक की। अब इस विधि में क्या करते हैं? डीएनए टुकड़ों को एगारोज जेल से प्राप्त करने के बाद इन्हें एक झिल्ली पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और वहां पर इन्हें स्थिर कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है देखते हैं। अभी जो डीएनए के टुकड़े हैं जो कि हमें किससे प्राप्त हुए हैं? जो हमें प्राप्त हुए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, तो जो डीएनए थे पहले क्या किया गया? इनको रेस्ट्रिक्शन एंडो की सहायता से तोड़ा गया। ठीक है, तोड़ लिया गया। इसके बाद जो है ये वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया? इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया अपनाई जाने के बाद की अवस्था है इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के जो खंड हैं वो अलग कर लेते हैं, जैसा कि हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा है। तो अलग करने के बाद फिर क्या करेंगे? इन्हें नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर ट्रांसफर करके स्थिर कर लिया जाता है। तो प्रोब के पूरक डीएनए खंड जो है वो हम यहाँ पर पहचान चुके हैं। कौन से हैं? ये है पूरक डीएनए खंड। ठीक है, पूरक डीएनए खंड। इनको हम किसके द्वारा पहचानते हैं? प्रोब के। क्लियर? पूरक डीएनए हो गए। इसके बाद इन्हें नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इनके बाद क्या किया जाएगा? इनको नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गए हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया है। इस तरह से ये ट्रांसफर हो चुके हैं। कर गए ट्रांसफर। अब इनका स्थानांतरण हो चुका है किसकी उपस्थिति में? उच्च सोडियम की उपस्थिति में। ठीक है, इसकी उपस्थिति में इसका स्थानांतरण हो चुका है। अब स्थानांतरण खंड अगर हमें देखने हैं तो कौन से दिखाई देंगे? इस तरह से जो नाइट्रोसेलुलोज
पत्रक है उस पर स्थानांतरित खंड, ये स्थानांतरित खंड हैं, ठीक है, डीएनए खंड है ये। इस तरह से नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली या पत्रक पर इस तरह से ये स्थानांतरित खंड हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इनकी पहचान की जाएगी। किसके आधार पर, किसकी सहायता से? या तो हम रेडियोग्राफी की मदद ले सकते हैं, ठीक है, रेडियोग्राफी की मदद से, या फिर हम किसकी सहायता ले सकते हैं, या हम सहायता ले सकते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब की। रेडियोग्राफी या रेडियो एक्टिव कह सकते हैं इसको, रेडियोग्राफी नहीं कहेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब की सहायता से क्या किया जाएगा, यहाँ पर सहायता से इनकी पहचान की जाती है, ठीक है, पहचान की जाएगी। तो ये पहचान के बाद जो हमें प्राप्त होता है ये शुद्ध डीएनए है। क्लियर? इस प्रकार की विधि इसमें देखने को मिलती है, इसे कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। दोबारा से सुन लीजिए। देखिए, इस विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए टुकड़ों को एगोरोस जेल से प्राप्त करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि से इसको गुजारा जाता है, पहले जो हमने जस्ट पीछे पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास जो शुद्ध डीएनए आ गया एक तरह से, तो प्रोब में पूरक डीएनए खंडों की पहचान की जाएगी, फिर इनको नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफ़र करने के बाद, यानी यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि के बाद हमने क्या किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में, कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में जो एगारोस जेल, पॉलीएक्रिलेमाइड जेल है, पहले उनको अभिरंजित किया था, फिर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे उनको गुजारा गया था। तो हमें क्षेत्र किस रंग के दिखाई दिए थे, जो बैंड है वो किस रंग के दिखाई दिए, बैंगनी कलर के दिखाई दिए। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया है, यहाँ पर जो पहले हमने उसको अभिरंजित किया वो अभिरंजित नहीं करते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोब द्वारा पूरक डीएनए खंडों की पहचान करते हैं और फिर इनको नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद स्थानांतरित खंड हमें नज़र आ जाएंगे, फिर इनको रेडियो एक्टिव प्रोब की सहायता से पहचाना जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इसे हम कहते हैं, इसकी सहायता से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। अब देखिए, ब्लॉटिंग टेक्निक तीनों के लिए काम में लेते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के लिए काम में ली जाती है। तो सबसे पहले देखिए, 3 मिनट में बता देता हूं। सबसे पहले E.M. साउथरन ने, इसने 1973 में, ठीक है, 1973 में किसकी खोज की थी, सदर्न ब्लॉटिंग की खोज की थी। किसकी खोज की थी, सदर्न ब्लॉटिंग की, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग जो है इसकी खोज किसने की थी, E.M. साउथरन ने की थी। डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर ट्रांसफर किया, ठीक है, डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफ़र। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफ़र करते हैं। 1979 में, 1979 में एल्विन एट ऑल ने, इन्होंने किसके लिए प्रक्रिया अपनाई, आरएनए खंडों के लिए, ठीक है, आरएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर ट्रांसफ़र करते हैं। यानी आरएनए के लिए इस प्रकार की विधि अपनाई गई जो डीएनए के लिए अपनाई गई थी, ठीक है। तो एल्विन जो एट ऑल है उसने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर का काम नहीं लिया था, आरएनए खंडों को कहाँ ट्रांसफ़र करवाया उन्होंने, एमिनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पत्र पर, एमिनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पत्रक पर, ठीक है, क्लियर। और तीसरी प्रक्रिया जो है उसके अंदर जो है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसको हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। और तीसरी जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है और उसमें प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। ये खोज की थी टॉम्बिन ने, किसने की थी, टॉम्बिन द्वारा ये खोज की गई थी, टॉम्बिन ने 1979 में प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ब्लॉटिंग टेक्निक होती हैं, तीनों के बारे में हम कल जानेंगे थोड़ा थोड़ा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।